तो हम लोग पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड था वो 322 से 298 बीसी तक था। ठीक है, बीसी और एडी का जो भी कॉन्सेप्ट है पिछली वाली क्लास में आप लोग देखिएगा, हमने डिस्कस किया था कि बीसी और एडी को किस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं, कैसे टाइम पीरियड को डिसाइड करते हैं। देखिए, कह रहा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महानतम शासकों में की जाती है। देखो, महानतम शासकों में गणना इस वजह से की जाती है क्योंकि ये पहला साम्राज्य था जो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी में बैठाने के लिए चाणक्य की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी में बैठा तो उसने घनानंद को पराजित करके बैठा है, एक बड़े साम्राज्य मगध को उसने संभाला है। ठीक है, वह भारत का पहला शासक था जिसने बृहत्तर भारत का शासन कहा ना, बृहत्तर भारत में शासन स्थापित किया, वो भी सेंट्रलाइज्ड। इसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। इसने ही भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। एक होता है सेंट्रलाइज करना, सेंट्रलाइज करने का जो काम किया है वो चंद्रगुप्त मौर्य किया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो चंद्रगुप्त को लेकर एक प्रॉब्लम रही है। ठीक है, अब देखो घनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे, अब इनमें एक प्रॉब्लम रही है चंद्रगुप्त मौर्य का को किस कुल के रूप में हम लोग संबोधित करें, क्या वो ब्राह्मण रहे, क्या वो क्षत्रिय रहे, क्या वो वैश्य रहे, क्या शूद्र रहे। ठीक है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षित किया कि वो घनानंद को गद्दी में हटा के मौर्य साम्राज्य की स्थापना करे। तो अब एक प्रॉब्लम रही है चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल में रखा जाए, तो चंद्रगुप्त को पुराणों एवं मुद्रा राक्षस द्वारा निम्न कुल का माना गया। तो मुद्रा राक्षस और पुराण को किस कुल का मान रही कि वो निम्न कुल का है, जबकि बौद्ध एवं जैन दर्शनों में क्षत्रिय माना गया। तो वो क्षत्रिय इसलिए कहेंगे कि कहीं ना कहीं एक बौद्ध जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, केंद्रीय साम्राज्य की स्थापना की, उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बौद्ध और जैन के जो अनुयायी हैं या बौद्ध और जैन के जो भी संस्थापक रहे वो क्षत्रिय रहे। तो ये क्षत्रिय का कॉन्सेप्ट बिछा के कहीं ना कहीं अपने जो है अपने को अपब्रिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिन ने चंद्रगुप्त को एक सामान्य कुल से उत्पन्न बताया। ठीक है, चंद्रगुप्त को जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स एंड प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स का। क्वेश्चन सीधा आता है कि सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। किसने कहा, जस्टिन ने और प्लूटार्क ने। ठीक है, सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने इन नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से जोड़कर देखा। अच्छा, ये तो कह के चले गए जस्टिन को सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स, लेकिन ये सेंड्रोकोट एंड्रोकोट्स है कौन, तो इसका समीकरण बताया है विलियम जोन्स ने कि विलियम जोन्स ने कहा है ये कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, अब चंद्रगुप्त को भारत में मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। मुक्तिदाता क्यों, क्योंकि घनन का जो टैक्सेशन सिस्टम था, जो कर व्यवस्था थी, वो बहुत ज्यादा जटिल थी, बहुत ज्यादा भार थी जो है कॉमन जनता के बीच, आम जनता के बीच। तो उसको कहीं ना कहीं हटाने का कार्य किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और एक प्रकार से मुक्ति दी थी लोगों को उस घनानंद नामक शासक से, तो मुक्तिदाता कहा जाता है। अब देखो एक वॉर कहा जाता हुआ था सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। कब हुआ था, 305 बीसी में। कहां पे हुआ था, सिंधु नदी को पार किया। जब इसने 305 में सिंधु नदी को पार किया तो चंद्रगुप्त ने उसको पराजित किया। अब ये कहीं कहीं मिलता है कि सेल्यूकस हारा है और चंद्रगुप्त मौर्य जीते, और कहीं कहीं मिलता है कि चंद्रगुप्त हारा है और सेल्यूकस जो है वो जीते, और कहीं कहीं मिलता है कि इन दोनों की संधि हो गई थी। तो सीधा सीधा याद रखिए सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच कहीं ना कहीं युद्ध हुआ होगा। ठीक है, ये पूर्व की पराजय का भारतीय प्रतिशोध के रूप में माना जाता है। अंततः दोनों पक्ष में क्या हो गई, संधि हो गई। ठीक है, अब संधि के बाद चंद्रगुप्त के साम्राज्य की सीमा पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक होगी। देख लो अब कहां कहां तक उसकी सीमा का विस्तार हो गया। क्या कह रहा है, हिंदू कुश पर्वत से हो गया बंगाल तक। ठीक है, फिर उसके बाद कश्मीर से लेकर नीचे मैसूर तक। मैसूर तक वाला कौन सा, तो आप जान ही रहे, श्रवण बेलगोला में संलेखना की थी भद्रबाहु के नेतृत्व में। सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। यही मेगस्थनीज की इंडिका है। ठीक है, इसको अब इसका मतलब मेगस्थनीज किसका राजदूत, वो सेल्यूकस का राजदूत था, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त ने महास्थान और सौगरा लेख में ज्ञात होता है कि उसने अकाल से निपटने के लिए अन्नागार की स्थापना की। देखो अकाल एक पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम तक, तो अब उस अकाल से निपटने के लिए उसने अन्नागार, मतलब एक प्रकार से एक रिजर्व जो है अन्न का एक रिजर्व स्टैब्लिश करवाया था। उसकी जो जानकारी है वो महास्थान और सौगौरा से मिलती है। ठीक है, रुद्रदामन के जूनागढ़ से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। बाद में अशोक ने, यूनानी गवर्नर तुषार ने इसे पूरा करके इसमें नहरें निकलवाई थी। अच्छा, इसका मतलब जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण का कार्य किसी कार्यकाल में हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। उसके बाद जो है जो अशोक है उन्होंने इसको पूरा करवाया था। ठीक है, अब देखिए सीमाएं, देखिए आपको दिख रहा है ना, मैंने बताया ना। अभी आपको बताएंगे कि कैसे क्या स्थितियां रही। एरिया, अर्कोसिया, पेरिपेंडाई, और ये जो एरिया है ये सेल्यूकस ने इसको दे दिया था।
सेल्यूकस से जब वॉर हुआ था तो सेल्यूकस ने ये एरिया किसको दे दिया था, चंद्रगुप्त को दे दिया था। अच्छा, चंद्रगुप्त को ये एरिया मिल गया तो ये एरिया भी उनका हो गया। प्लस उसके बाद देखिए अब इनकी सीमा यहाँ तक आप देख रहे हैं फैली हुई, और नीचे आप देखिए ये तक, ठीक है। मेगास्थनीज के बारे में देख लीजिए, कौन था, 304 बीसी में आया था, 299 बीसी तक रहा है। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त में हुए संधि के बाद मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत के रूप में आया था। मेगास्थनी अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ इंडिका में भारतीय जनजीवन की विभिन्न सांस्कृतिक अवस्था का वर्णन किया। इंडिका का अंग्रेजी अनुवाद मैक्रेडेक मोहल्दे ने किया। अब देखो क्या क्या किस किस बारे में इंडिका वर्णन करती है, भारतीय जनजीवन के बारे में। भारतीय जनजीवन के बारे में लोग कैसे रहते थे, क्या क्या उनका व्यवसाय था, कितने कितने वर्ग थे, 7 प्रकार की जातियों का भी मेगास्थनी से उल्लेख किया है। तो भारतीय जनजीवन और विभिन्न सांस्कृतिक अवस्था का वर्णन किया है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा है। कब बैठा, 298 बीसी से 273 बीसी तक। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा है। पहले चाणक्य बिंदुसार का ही प्रधानमंत्री था, ठीक है। यूनानी लेखों के साथ का नाम अमित्र केट मिलता है। स्ट्रैपो ने कहा है अमित्र केट, और इसका संस्कृत रूप होता है अमित्र घात, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिंदुसार है इनको शत्रुओं का नाश करने वाला भी कहा जाता था। मिथ, अच्छा इनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे। कहाँ पे, फॉरेन रिलेशंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फॉरेन रिलेशन में बिंदुसार ने बहुत काम किया, क्योंकि मिस्र के शासक जो टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस है, डायनोसिस नामक राजदूत उनके दरबार में आया था, ठीक है। और साथ साथ सीरिया का राजा जो था एंटियोकस प्रथम, उसका राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। अच्छा, याद करने में भूल जाओगे तो याद रखिएगा एंटियोकस डायमेकस, कस कस से याद रखेंगे तो याद रहेगा कि जो सीरिया राजा एंटियोकस है उसने किसको भेजा था, डायमेकस को, और मिस्र का शासक जो टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस है उसने किसे भेजा था, डायनोसियस को भेजा था। जिससे आपको यह लर्न करने में आसान रहेगी। तो मिस्र और सीरिया के उत्तराधिकार मतलब जो भी राजा रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने राजदूतों को उनके यहाँ भेजा है। इसे तक्षशिला के बाद उज्जैन का राजप्रतिनिधित्व बनाया गया। बिंदुसार ने यूनानी नरेश एंटियोकस प्रथम से मीठी शराब, अंजीर और दाशनी मंगवाया था। अब देखिए ध्यान रखिएगा, एंटियोकस कहाँ का था, सीरिया का था। अच्छा, सीरिया से उसने जो कि मेट्रिमोनियल मतलब एक रिलेशन स्टैब्लिश हो गए थे, सॉरी मेट्रिमोनियल नहीं थे वो, एक रिलेशन स्टैब्लिश हो गए थे। तो एंटियोकस ने से उसने कहा हम मुझे क्या चाहिए, मीठी शराब, अंजीर और दाशनी मंगवाया। तो एंटियोकस ने मीठी शराब और अंजीर देने के लिए तो यस कर दिया, इसको यस कह दिया, इसको यस कह दिया, बट दार्शनिक नहीं दिया, किसको, बिंदुसार को। और उसने कहा कि हमारे यहाँ जो सोफिस्ट होते हैं उनकी लेन देन या उनको हम लोग, हमारी पॉलिसी में नहीं है कि हमने जो है आपको एजन दान या फिर एजन आपने मांगा है तो हम उसे दे सके। तो दार्शनिक देने से मना कर दिया, मीठी शराब और अंजीर दिया। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अशोक का टाइम पीरियड क्या रहा। तो अशोक का जो टाइम पीरियड रहा है 273 बीसी से 232 बीसी के बीच रहा है। देखिए अशोक के बारे में एक बात प्रचलित है, बौद्ध ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि बुद्ध ने अपने 99 भाइयों का वध करके, क्या करके, 99 भाइयों का वध करके गद्दी प्राप्त की, ठीक है। अब 99 भाइयों का वध करके गद्दी प्राप्त की, तो 99 भाइयों का वध क्यों किया? अगर 99 भाइयों का वध किया इसका मतलब आप बहुत क्रूर शासक हैं। इस टाइप की चीजें भी कहीं ना कहीं सामने आती हैं कि आप एक क्या है, क्रूर शासक हैं। तो अब ये बात बौद्ध धर्म के जो ग्रंथों में ऐसे क्यों कहा गया कि इन्होंने 99 भाइयों का वध करके जो है गद्दी प्राप्त करी, और उसके बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। देखो बौद्ध धर्म चाहता था कि उसके धर्म का क्या वो प्रचार प्रसार हो, तो उसने देखो अशोक को पहले एक निर्दयी शासक के रूप में प्रेजेंट किया कि देखिए वो तलवार उठाता था, उसने अपने 99 भाइयों को वध किया और गद्दी को प्राप्त किया। लेकिन जैसे ही उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया वो लिबरल बन गया, उसने हथियार त्याग दिए, उसने तलवार त्याग दी और क्या बन गया, वो धम्म का अनुयायी बन गया। बौद्ध धर्म को मानने लगा, उसने एक नया धर्म चलाया, वो धम्म नाम से था, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रेफरेंस मिलता है। अब आगे देखते हैं अशोक के बारे में कुछ फैक्ट्स। अशोक का जन्म देखो 304 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ था, 273 में, ठीक है, 273 ईसा पूर्व 273 ईसा पूर्व अशोक द्वारा राज्याभिषेक हुआ, अशोक का राज्याभिषेक हुआ। इनके पिता का नाम आप जानते हैं बिंदुसार था, माता का नाम इनका सुभद्रांगी था, ठीक है। पत्नी का नाम महादेवी था, ये शाक्यपुरी विदिशा की राजकुमारी थी। देखो इनका विवाह एक राजकुमारी से हुआ। दूसरी पत्नी कारुवाकी है, कारुवाकी और उनके एक पुत्र तीरथ, इसका भी उल्लेख मिलता है, किससे किसमें मिलता है, इलाहाबाद सम से ज्ञात स्रोत के आधार पर इनकी दूसरी पत्नी कारुवाकी और बेटे तीरथ का उल्लेख मिलता है। इनकी जो फर्स्ट पत्नी थी वो महादेवी थी, ठीक है। तो पूछा जाता है इंस्क्रिप्शन के आधार पर इनकी पत्नी का नाम क्या मिलता है, तो कारुवाकी मिलता है। पुत्र और पुत्री क्रमशः महेंद्र और संगमित्रा थी, इनको उन्होंने धम्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था।
राजवंश के 8वें वर्ष 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसका उल्लेख उन्होंने 13वें शिलालेख, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अशोक ने जो कलिंग वॉर 261 बीसी में लड़ा उसका उल्लेख किस शिलालेख में है, तो 13वें शिलालेख में। भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। अब देखिए क्या था, अगर हम कलिंग की बात करें तो कलिंग किस लिए फेमस था, कलिंग पर वॉर उसने किया तो क्यों किया, वो कलिंग ही को अपने जो है राज्य में सम्मिलित करना क्यों चाहता था। इसके मैं आपको बताऊं, दो रीजन थे। पहला रीजन था वहां पे हाथियों की संख्या अधिक थी, ठीक है, और दूसरा था वहां पे चावल की अधिकता थी। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्री पॉइंट ऑफ व्यू से, आप यहाँ देख रहे हैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हाथियों की संख्या अधिक थी कलिंग में और चावल की संख्या अधिक थी, क्योंकि कलिंग जो प्रोविजन था, प्रोविजन जो प्रांत था, तो उस कलिंग प्रांत में एक चीज थी जो प्रोविजन था कलिंग, वहां पे ये था कि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा अच्छा होता था, क्योंकि वहां पे क्या था, सिंचित क्षेत्र बहुत अधिक था। जो ये जो जो नदियां हैं यहाँ की, वहां पे अच्छा जो एरिया था वो सिंचित करती थी, वहां पे ज्यादातर मानसून की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वहां पे खुद ही जो है सादा नीरा जो नदियां हैं वो बहती थी, जिसकी वजह से वहां चावल की खेती अच्छी होती थी। अब चावल की खेती अच्छी होगी तो आप एक बड़े जो साम्राज्य उसमें जो जनता है उनको आराम से उनका पेट भर सकते हैं, वहां पे चावल की अधिकता थी। दूसरे वहां के जो हाथी थे वो थोड़े से बड़े थे आकार में, जब बड़े आकार के हाथी होंगे, अगर आप उसमें बैठेंगे उसके बाद वॉर लड़ेंगे तो आपके लिए क्या होगा, ये प्लस पॉइंट होगा। तो वो कलिंग को सिर्फ इसलिए एक्वायर करना चाहते थे, अगर कलिंग एक्वायर हो जाएगा तो ये हाथी उनको प्राप्त हो जाएंगे और एक बड़ा एग्रीकल्चर का एरिया उन्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 261 बीसी में उन्होंने क्या किया, कलिंग का फेमस वॉर लड़ा, जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख में। इसके अलावा कलिंग के बाद उन्होंने भीषण नरसंहार को देखते हुए अपनी तलवार त्याग दी। अब अपनी तलवार त्यागी, इसमें इनका हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने अपनी तलवार क्या कर दी, त्याग दी। अब तलवार त्यागी तो आप ये बताइए, कोई भी राजा जिसका मेन जो सेंटर पॉइंट होता है वो उसकी मिलिट्री पावर होती है, क्योंकि अगर आपकी मिलिट्री पावर जैसे कमजोर होगी वैसे आसपास के जो क्षेत्रीय राजवंश है वो आपके जो है साम्राज्य पर क्या करना चले जाएंगे, अधिकार करने चले जाएंगे, ठीक है। यही कारण हमेशा हुआ, जब भी आप देखेंगे उत्तर मुगल काल में मोहम्मद शाह रंगीले, फरुख शियर, रफी उद्दौला नाम के शासक हुए, तो उस समय ये जो राजा हुए, ये जो बादशाह हुए, इन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने केंद्रीय शक्ति को मजबूत नहीं किया, अपनी मिलिट्री पावर को मजबूत नहीं किया। तो ब्रिटेन ने क्या किया, इनको धीरे धीरे इनके जो भी एरियाज हैं वहां पे एक्वायर करना शुरू कर दिया, वहां व्यापार करना शुरू कर दिया, और ये सम्राट सिर्फ ये जो बादशाह सिर्फ नाम मात्र के रह गए, और ब्रिटेन ने अपना पूरी तरीके से वहां पे अधिकार क्षेत्र धीरे धीरे भारत को अपना निवेश बना लिया। आपने ये नहीं देखा होगा कि जहांगीर के टाइम या शाहजहां के टाइम या औरंगजेब के टाइम इनकी गतिविधियां बहुत अधिक रही हैं। तो कोई भी जब केंद्रीय शक्ति मजबूत होती है तो आस पास की जो शक्तियां हैं उस केंद्रीय शक्ति को क्या करना चाहती हैं, उस उनके प्रोविजंस को एक्वायर करना चाहती है, उनके प्रांतों को अधिकार करना चाहती है। तो यही अब अशोक को भय कि तलवार तो मैंने त्याग दिया, तो आसपास के जो क्षेत्रीय राजवंश उस समय के हैं वो ऐसा ना हो मुझ पर आक्रमण करके हमारे जो क्षेत्र है उसको छीन ले, हमारा जो राज्य है उसको छीन ले। तो अब जब तलवार त्यागेंगे तो कोई ना कोई पॉलिसी अपनाएंगे, तो उन्होंने पॉलिसी अपनाई धम्म की नीति। धम्म नीति और कोई नहीं, एक एथिकल वैल्यू है, एक नैतिक विचार है, एक नैतिक सिद्धांत है। इनमें धम्म नीति के माध्यम से इन्होंने एक क्या किया, एथिकल मापदंड अपने पूरे प्रदेश में जहां जहां उनका राज्य था स्थापित किया। वो एथिकल मापदंड क्या थे, वो धम्म क्या था, आज हम लोग धीरे धीरे नीचे डिस्कस करेंगे कि तलवार त्याग कर कैसे उन्होंने धम्म की नीति अपनाई। ये लिखा है अशोक का धर्म। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। देखिए कलिंग युद्ध हुआ, उसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि अब ये बौद्ध धर्म ने प्रचारित किया, तो देखिए कलिंग में भीषण नरसंहार हुआ, जिससे अशोक का मन द्रवित हुआ और बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर उसने क्या किया, तलवार त्यागी और क्या अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। निग्रोध नामक भिक्षु द्वारा दीक्षित किया गया, उपभोग द्वारा भी शिक्षा दी गई। दो व्यक्ति थे, उपगुप्त और निग्रोध। इन दो व्यक्तियों ने जो हमारे अशोक साहब हैं उनको क्या दी, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। क्या दी, बौद्ध धर्म की शिक्षा। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा अगर पूछा जाए, बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को किसने दी, तो निग्रोध ऑप्शन में होगा, तो निग्रोध होगा, नहीं तो उपगुप्त और निग्रोध नामक दो व्यक्तियों ने। प्रथम सम्राट जिसने बौद्ध धर्म को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। अब देखो इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की, जिनको नाम उन्होंने कहा धर्म महामात्र। अच्छा, धर्म महामात्र की नियुक्ति के साथ उन्होंने अपने पुत्र, जिनका नाम मैंने अभी उल्लेख किया आपको कि इनके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा, इनको भी उन्होंने धर्म प्रचार के लिए क्या भेजा था, श्रीलंका भेजा था।
और धर्म महामात्रों को भी उन्होंने बाहर नियुक्त किया। यही कारण है कि अशोक के कार्यकाल में बौद्ध धर्म एक अंतरराष्ट्रीय धर्म बन गया। मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार न केवल उन्होंने भारत किया बल्कि इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अन्य क्षेत्रों, म्यांमार, लाओस, इन सब एरिया में करवाए। इससे क्या हुआ कि बौद्ध धर्म केवल भारत में ही सिमट कर नहीं रह गया, भारत के बाहर भी फैला। आप देखते हैं यही कारण है कि आप लाओस चले जाइए, कंबोडिया, नेपाल, भूटान, चीन, ऐसे बहुत सारे आपको देश मिलेंगे जहां पे क्या है, आज म्यांमार, भारत के अलावा वहां पे बौद्ध धर्म उससे अधिक फैला हुआ है। इसका श्रेय मैं अशोक को दूंगी। इसके अलावा आपने एक चीज और देखी होगी, जब भी कोई पीस की बात आती है, शांति की बात आती है, तो हम बुद्ध की मूर्ति भेंट करते हैं। आपने देखा होगा हमारे माननीय नरेंद्र मोदी साहब, प्रधानमंत्री साहब, वो जब भी बाहर जाते हैं, कहीं बाहर जाएंगे या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के में पार्टिसिपेट करने जाएंगे या 1-to-1 वार्ता करने जाएंगे, तो शांति के रूप में वो बुद्ध की मूर्ति को भेंट करते हैं। बुद्ध की मूर्ति भेंट करने का अभिप्राय है कि भारत जो है वो शांति की भूमि है, भारत जो है वो बुद्ध की भूमि है। हम परमाणु युद्ध के सपोर्टर नहीं है, हम परमाणु जो वेपन्स हैं उनके सपोर्टर नहीं है। आइदर हमारे पास परमाणु वेपन्स है वो हमारी सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर आप मुझे फर्स्ट स्ट्राइक अटैक करेंगे तो कम से कम मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी हो कि मैं सेकंड स्ट्राइक करके आपको क्या कर दूं, आपका विनाश कर दूं। तो भारत में अगर परमाणु संपन्न देश है, उसका कारण उसका डिफेंसिव होना है, ना कि आक्रामक होना। भारत आक्रामक नहीं है, क्योंकि भारत लैंड ऑफ पीस है, और लैंड ऑफ पीस इसलिए कि भारत किसकी भूमि है, बुद्ध की भूमि है। और ये कहीं ना कहीं भारत को एक नए मापदंड के रूप में विश्व के सामने रखता है कि भारत आज भी जो है वो युद्ध का सपोर्टर नहीं है, वो परमाणु बम का सपोर्टर नहीं है, वो भारत के साथ सपोर्टर है, शांति का सपोर्टर है। वो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार के सिंबल, जो शांति के सिंबल्स हैं, उन पर हम लोग कहीं ना कहीं बुद्ध को की मूर्ति को क्या करते हैं, भेंट करते हैं। आप देखते होंगे कई बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, बुद्ध की मूर्ति भेंट करते हैं। धर्म प्रचारक गंतव्य स्थान, किन किन धर्म प्रचारकों को कहां कहां भेजा, तो ये लिखा है, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, सोन और उत्तरा को उन्होंने सुवर्ण भूमि भेजा, और मंजतिक को कश्मीर और गांधार भेजा। तो देख रहे हैं आप कि लगातार वो क्या कर रहे हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया और धर्म महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अच्छा, ये आजीवक क्या है? आजीवक भी एक संप्रदाय है, जैसे बौद्ध और जैन एक संप्रदाय है, वैसे आजीवक एक संप्रदाय है। अच्छा, इन्होंने आजीवकों के लिए काम क्यों किया? क्योंकि इनके जो पिता है बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। उन्होंने आजीवकों के लिए बहुत सारी गुफाओं को दान में दिया। तो अपने पिता के धर्म को संरक्षित करने के लिए भी उन्होंने क्या किया, आजीवकों को का उल्लेख किया, और आजीवकों को बहुत सारी रियायतें दी, और अपने धर्मात्रों से कहा कि आप न केवल बौद्ध धर्म का प्रचार करिए, बल्कि अगर कहीं आपको आजीवक मिले तो उनका भी मान सम्मान, उनके लिए भी कुछ ना कुछ आप करिए। इसका कारण बस वही है कि आजीविकों के प्रति वो क्या रखना चाहते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने पिता के लिए। अब अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी है? 14 है। अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अच्छा, और अशोक की अभिलेख की भाषा क्या थी? प्राकृत थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया। अच्छा, ठीक है। अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए उसने इंस्क्रिप्शंस का यूज किया, अभिलेखों का यूज किया। तो ऐसा क्यों किया उसने? इंस्क्रिप्शन का ही यूज करके अपनी बातों को जनता तक पहुंचाया। क्यों? जो अभिलेख होते थे वो एक बड़े बड़े जो पत्थर उनको काट के बनाए जाते थे। मान लो ये एक अभिलेख है, तो एक ये किससे बना होगा? ये बना होगा एकाश्म पत्थरों से। एकाश्म पत्थर मतलब जो कटे पिटे पत्थर ना हो, एक लय पर हो। वहां पे उन्होंने अपनी कुछ बातें लिखी, ठीक है। मान लो 3, 4, 5, 6, 7, 8 बातें लिखी। सबसे पहले लिखा कि सभी जनता मेरी संतानें हैं। सभी जनता को अपने माँ बाप, बड़े गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। उनको पशु पक्षी और जो है जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए। उन्हें हमेशा एक दूसरे से सहयोग करके और शासन के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। ये अभिलेख उन्होंने जगह जगह, लगभग संख्या 14 में है, कहीं 8 जगह, कहीं 10 जगह उन्होंने ये इंस्क्रिप्शन को खड़ा करवाया कि लोग आकर, और भाषा कैसे रखी? प्राकृत रखी, जिससे कि लोग उसको समझ सके। तो आपने क्या किया? इंस्क्रिप्शन लगवाए वहां पे। आपने जो है अपनी जो भी घोषणाएं हैं, जो भी आपके नियम कानून है, उसको खुदवाएं। तो जब जनता वहां से गुजरती होगी तो उनको पढ़ती होगी तो वो ये सोचती हो कि हमारे राजा ने हमें निर्देश दिए कि हमें इन चीजों को फॉलो करना है। तो लगातार जनता क्या रही, बार बार देख रही। किसी चीज को अगर हम बार बार देख रहे हैं, बार बार संपर्क में आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स उसका एक प्रचारक के रूप में
बहुत प्रभाव पड़ता है। आप भी समझ लीजिए, अब आप यूट्यूब देख रहे हैं और बराबर कोई ऐड आ रहा है, बराबर कोई ऐड आ रहा है, तो आपका हृदय क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं इस प्रोडक्ट को। तो इसी तरह उन्होंने क्या किया, इतना प्रचार किया अपने अभिलेखों के माध्यम से, अपनी धम्म नीति का या अपने एथिकल वैल्यू का, कि लोग उसको फॉलो करने लगे। कारण क्या है, अगर वो एथिकल वैल्यूज को ना इंट्रोड्यूस करती तो क्या होता, और जनता भी विद्रोह करती, क्योंकि जनता जान रही है कि राजा ने तलवार छोड़ दी है। तो अगर जनता में जो भी अमीर वर्ग है या जो भी यहाँ के उच्च वर्ग है, वो चाहेंगे कि हम अशोक की जगह क्या बन जाए, राजा, तो वो चाहेंगे कि वो गद्दी के लिए विद्रोह कर दे, तो वो विद्रोह भी ना कर सके, इसलिए बहुत अच्छी अच्छी और एथिकल बातें उन्होंने अपने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाई, जिससे कि जनता क्या ना हो सके, विद्रोही ना हो सके। जनता नहीं विद्रोही हो सकी, और आसपास के एरिया में उन्होंने अपने जो कश्मीर में भेजना है, गांधार में भेजना है, सुवर्ण भूमि में धर्म महामात्रों को भेजना है, जिससे कि उनके जो सराउंडिंग के एरिया है वो भी उन्हें उनके प्रति विद्रोह ना कर सके। तो विद्रोह की भावना को दबाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शन, उनका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ हम अशोक की इंस्क्रिप्शन को रिलेट कर सकते हैं आज के सिटीजन चार्टर पर। आप देखते हैं किसी भी आप विभाग में जाइए तो उस विभाग के कुछ नियम कानून आपको एक बड़े पोस्टर में लिखे रहते हैं। भले बहुत सारे विभाग है, उनको सामने वो नहीं दिखाते, जिससे कि आपको अपने नियम और कानून, उनके नियम कानून के बारे में या अपने अधिकारों के बारे में पता चल जाए, बल्कि सारे विभागों के अपने सिटीजन चार्टर होते हैं, तो उसमें सारे नियम कानून लिखे होते हैं कि जनता को के क्या अधिकार है या जनता को क्या कर सकते हैं। तो एक प्रकार की अशोक की अभिलेखी तो है, जहां अशोक ने लिखा है कि मैं शयन कक्ष में हूँ, या मैं खाने या जहाँ पे डाइनिंग टेबल में हूँ, कहीं पर हूँ मैं, आप जनता की समस्याओं से मुझे अवगत कराई, ये वो निर्देश देते हैं अपने रज्जुकों को। रज्जुक बताएंगे अभी नीचे अधिकारी के रज्जुक कौन थे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ना कि ये जनता को लग रहा है कि यार हमारा शासक बहुत लिबरल है, वो हमारे लिए हमेशा प्रेजेंट है, तो हम विद्रोह क्यों करें। तो देखिए कैसे अशोक ने एक एथिकल वैल्यू से पूरे एक अपने जितने एरिया है, अपने जो कैप्चरिंग एरिया, उसको बाइंड रखा। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसीलिए हम लोग अशोक को अशोक महान कहते हैं। ठीक है। प्राकृत भाषा में 4 लिपि, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामैक एंड ग्रीक, 4 लिपियों में ब्राह्मी लिपि भारत में मिलती है, खरोष्टी आपको पाकिस्तान में मिलेगी जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है, अरामैक लिपि आपको अफगानिस्तान में मिलेगी, ग्रीक मिलेगी आपको अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा में। अब अक्षरा की शिलालेख की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया, जो मेन शिलालेख है आप देख लीजिए। प्रथम शिलालेख में वो लिखा है पशु बलि की निंदा की है। उन्होंने कहा कि हमें पशु बलि नहीं करनी चाहिए, तो निंदा किया है, और जिससे कि पशुओं की संख्या घटे ना और एग्रीकल्चर अच्छा हो। द्वितीय शिलालेख है मनुष्य पशु चिकित्सा की व्यवस्था। देखो मनुष्य के साथ पशु की चिकित्सा की व्यवस्था भी कौन कर रहा है, द्वितीय शिलालेख में कौन कर रहा है, अशोक कर रहा है। तो आप देखिए द्वितीय शिलालेख में अशोक ने जब कहा है कि वो क्या कर रहा है, पशु की शिक्षा की व्यवस्था, पशु के चिकित्सा के साथ साथ मनुष्य के साथ पशु, मतलब दोनों को पैरेलल देके चल रहा है। ठीक है, तो एक लिबरल शासक के रूप में आप इसको कह सकते हैं। तीसरा शिलालेख में देखो अधिकारियों का प्रत्येक 5 वर्ष दौरा, मतलब अधिकारी क्या करेंगे, आप 5 वर्ष प्रत्येक 5 वर्ष में दौरा करेंगे कि समस्या क्या है लोगों की, कैसे इसको मैनेज किया है। 5वें शिलालेख में देखो क्वेश्चन पूछा जाता है धम्म महामात्रों की उसने नियुक्ति करी, उसके बारे में सूचना मिलती है। 6ठे शिलालेख में प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन, कि हम अपने प्रशासनिक कार्यों को कैसे प्रबंध करेंगे, लोगों को बताया। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की, और 13वें शिलालेख में अभी मैंने ऊपर बताया कलिंग युद्ध का वर्णन किया। तो आप देखिए ईच एंड एवरीथिंग वो शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा है, लोगों को कह रहा है देखिए हमारी जो व्यवस्था है वो कितनी क्या ट्रांसपेरेंट है। मैं हर एक बातों को अपने शिलालेख में मेंशन कर रहा हूँ। अभिलेख की बात करें इसमें तो एक शहबाजगढ़ी, एक मानसरेरा, एक गिरनार इंपॉर्टेंट है। शहबाजगढ़ी भी खरोष्टी में है, मानसरेरा भी खरोष्टी में, और गिरनार जो है वो ब्राह्मी में। अब देखो एरिया लिखा है पेशावर, हजारा, काठियावाड़, इसमें याद कर लीजिएगा। स्तंभ लेखों की बात करें तो संख्या 7 है, ये जो है केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अब स्तंभ की बात करें 7 है, तो कौन कौन से है, प्रयाग स्तंभ लेख, ये कौशाम्बी के, ये पहले कौशाम्बी था, बाद में ये इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। अकबर ने क्या किया, पहले प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी में था, लेकिन जब अकबर के टाइम में जब अकबर ने देखा अरे ये तो अशोक ने खुदवाया, तो वो बहुत प्रभावित हुआ, और इलाहाबाद में उस समय वो रह रहा था, तो अकबर ने उसे इलाहाबाद में मंगवा लिया, इसलिए इसका नाम प्रयाग स्तंभ लेख पड़ा। दिल्ली टोपरा क्यों कहते हैं, टोपरा से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक लाया गया। पहले जो ये जो स्तंभ लेख था वो टोपरा पे था, फिर उसे दिल्ली लेके आया कौन, फिरोज शाह तुगलक लाया गया। ठीक है, इसमें अशोक के 7 अभिलेखों का लिखे, बाकी देखो 7 बातें लिखी गई हैं। ठीक है, तो इसमें सब सारी 7 बातें लिखी गई, बाकी सब में 6 लिखी गई, इसलिए इसमें 7 अभिलेख मिले। दिल्ली मेरठ देखा जाए, ये मेरठ से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक लाया था, पहले ये मेरठ में था फिर से दिल्ली लाया गया, जैसे पहले ये टोपरा में था फिर से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक लाया, वैसे ही मेरठ में था उसी से दिल्ली में कौन लेके आया, फिरोज शाह तुगलक। रामपुरवा था, ये चंपारण बिहार में है, इसकी खोज किसने की, कलाईकल ने की थी।
एक लौरिया अरराज है, एक लौरिया नंदनगढ़ है, दोनों बिहार में है। कौशाम्बी लेक है, रानी का भी लेक भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ही कारोवा की और बेटे तीवर का उल्लेख मिलता है, ठीक है। महत्वपूर्ण लघु स्तंभ लेख की बात कर ले तो एक सारनाथ स्तंभ लेख है जो कि वाराणसी में, सांची का रायसेन में, रोमेंदे का नेपाल में, एरागुंडी कन्नूर में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटका में, गुर्जरा दतिया में, मास्की रायचूर में और बाबरू बैराट ये आता है जयपुर राजस्थान में, ठीक है। अब देखिए अशोक के स्तंभ में शीर्ष पर जड़े जानवर, जितने भी उनके स्तंभ लेख है उसमें कोई ना कोई जानवरों का उसमें उल्लेख किया गया है। सबसे पहले देखिए स्तंभ कैसे है, लाल बलुआ पत्थर से मिले और पॉलिशदार है, ठीक है। किसमें शेर है, रामपुरिया और रामपुरवा लौरिया नंदनगढ़ में एकल शेर है, जबकि रामपुरवा द्वितीय जो है उसमें एकल साड़ है। सारनाथ और सांची में जो कि 4 शेर है, ये सारनाथ वाला ही जो हमारा जो चिन्ह लिया गया है वो ये सारनाथ वाला 4 शेर है। 50 में हमारा राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। मध्य भाग में 24 तिला वाला अशोक चक्र है जिसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में शामिल किया है। संकिशा में क्या है, एकल हाथी उत्कीर्ण है। अशोक के स्तूपों की अगर बात करें, बुद्ध या बुद्ध के संतों की स्मृति में उनके शारीरिक अवशेषों जैसे उनकी अस्थियां और उनके द्वारा प्रयुक्त वस्तु के ऊपर बनाए गए। अब देखो स्तूप क्या होते हैं, स्तूप का मतलब होता है वे कि बुद्ध के अवशेष हो, बुद्ध के कोई भी अवशेष जो वो यूज करते हो चीज, या बुद्ध के जो प्रमुख अनुयायी रहे जैसे भद्रबाहु हो गए, ठीक है, तो इनके जो प्रमुख अनुयायी, सॉरी भद्रबाहु नहीं, प्रमुख अनुयायी भद्रबाहु और वो तो जैन धर्म में थे। प्रमुख अनुयायी जो भी इनके रहे, जो इनके फॉलोवर्स रहे हैं, जैसे आनंद को मान ले, तो ये सब चीजें जो रहे हैं उनके अनुयायी रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि उनके अनुयायियों के भी शारीरिक अवशेष लेके क्या बना दिया, अब जैसे मान लो उनका दांत का एक टुकड़ा है, उसी को लेके क्या बना दिया उन्होंने, एक स्तूप बना दिया, ठीक है। प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सबसे प्राचीनतम स्तूप पिपरवा स्तूप है जो कि यूपी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक सांची का स्तूप है जो कि रायसेन में है, ये ईंटों द्वारा निर्मित है, टायला द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये 3 स्तूप है, एक महास्तूप, एक काला स्तूप, एक स्तूप, इसके 3 पार्ट है। एक भरूत स्तूप है जो कि सतना मध्य प्रदेश में है, अशोक द्वारा नींव रखी गई, पुष्पमित्र शुंग द्वारा से पूर्ण करवाया गया, ठीक है। 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोज की गई और लाल बतुआ पत्थर से निर्मित है भरूत। सबसे पुराना पूछा जाए तो ध्यान रखना पिपरवा है, उसके बाद सांची है जो ईंट से निर्मित है, फिर भरूत है जो कि अशोक ने नींव रखी लेकिन पुष्पमित्र शुंग ने से पूर्ण करवाया था। स्तूप के विभिन्न अंग क्या होते हैं, सबसे पहले तोरण द्वार होता है, वेदिका होती है, अंड होता है, हार्मिका होती है, छत्र होता है, ठीक है। स्तूप के ये पार्ट्स हैं। अब देखिए मौर्य काल में आप व्यवस्था देखिए, अशोक के समय क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत टाइट थी, प्रशासनिक व्यवस्था भी वो उसकी बहुत अच्छी थी। उसके लिए उसने तीर्थों की और अध्यक्षों की नियुक्ति की थी। तो अर्थशास्त्र में उच्च अधिकारी और महामात्रों को देखो तीर्थ कहते थे। तो कौन कौन से तीर्थ थे, सबसे पहले एक व्यक्ति था समाहर्ता। समाहर्ता जो डिपार्टमेंट था वो राजस्व विभाग का प्रधान था। एक सन्निधाता था जो कि राजकीय कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष मतलब जो पैसे आ रहा है उसको देखता था, राजस्व जो आ रहा है वो समाहर्ता देखता था। प्रतिष्ठा क्या देता था, जितने भी न्यायालय संबंधित या न्यायालय संबंधित जो कार्य है वो प्रतिष्ठा देखता है, ठीक है। इसके अलावा कर्मांतिक क्या देता था, उद्योग धंधे, जो भी हमारे ट्रेड हो रहे हैं बाहर से अंदर से आंतरिक या बाहर जो भी उद्योग हो रहे हैं वो कर्मांतिक देता था। दौवरिक क्या देता था, राजमहल की देखरेख, राजमहल के अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कितने विदेशी पर्यटक कितने बाहर के आ रहे हैं, कितने राजदूत आ रहे हैं उनको देखता है। आठविक वन विभाग का प्रधान था, वन में कितनी जड़ी बूटियां आ रही हैं, कितने फल फूल लग रहे हैं इनको। प्रशासता क्या करता था, राजकीय कागजों को देखता था, जो भी राजकीय कागजों वाला काम है वो सभी देखता था। व्यवहारिक क्या था, दीवानी न्यायालय का प्रमुख था। और देखते हैं कि और क्या तथ्य है। एक हमने आया था तीसरी बहुत संगीति किसके कार्यकाल में होती है, अशोक के कार्यकाल में होती। अशोक ने धन की परिभाषा कहा, राउलावाद सूत्र से लिया। राउलावाद सूत्र में जो धन की परिभाषा वही इन्होंने कॉपी कर ली। शिलालेख की संख्या 7 है और स्तंभों की संख्या 6, ठीक है। अशोक के दीर्घ शिलालेख में 12 में सभी संप्रदायों के सार में वृद्धि, मतलब जो 12वां शिलालेख 12 है जो दीर्घ शिलालेख है उसमें कहा है कि हम केवल बौद्ध धर्म को नहीं मानते बल्कि सभी संप्रदायों की सार में वृद्धि की हम कामना करते हैं और धार्मिक सहिष्णुता हेतु उपाय किया। इसका मतलब ये है अशोक ने यहाँ ये बताने का प्रयास किया कि मैं केवल मान लो बौद्ध धर्म का अनुयायी हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं और संप्रदाय की निंदा करता हूं, मैं सभी संप्रदाय के प्रति क्या हूं, सहिष्णु हूं। अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या करके उनके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। तो लास्ट मौर्य शासक वृहदत्त था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिंदे था। इसी पे ही लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भूरा जिसके दर घटा देने का उल्लेख मिलता है। और अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है, ठीक है। वो दर जब वो लुम्बिनी गए थे तो उन्होंने क्या किया था, वो लुम्बिनी जब यात्रा की थी तो उन्होंने उस यात्रा के एवज में क्या किया कि अशोक ने वहां भूरा जिसकी दर घटा दी थी। भब्रू अभिलेख ने जो राजस्थान का भब्रू है, अशोक ने खुद को मगध का सम्राट कहा है। तो जो भब्रू का अभिलेख है उसमें अशोक ने कहा है कि मैं क्या हूँ, मगध का सम्राट हूँ। व्यापारिक काफिले जो थे उनको सातवाह कहा जाता है, ग्रुप में, मतलब जो व्यापारी जब काम करते थे वो ग्रुप में चलते थे,
ग्रुप में जाके व्यापार करना, ग्रुप में जाके जो है बाहर ट्रेड करना और ट्रेड की बातें करना, तो उनको जो समूह होता था वो सार्थवाह कहलाता था। अशोक के अभिलेखों में से देवना प्रिय दस्ती कहा गया, जिसका अर्थ होता है देवता का प्रिय, देखने में सुंदर। और पुराणों में से अशोकवर्धन कहा गया, तो इसका नाम देवनाप्रिय। क्वेश्चन एक बार पेट में पूछा गया, पिछली बार पेट का पेपर उठा के देखिएगा तो उसमें पूछा गया है देवनाप्रिय कौन था, तो अशोक था। ठीक है, अब एक बार देख लीजिएगा प्रमुख भारतीय दर्शन और उनके संस्थापक, और कौन कौन से दर्शन थे। एक योग दर्शन था जिनके महर्षि पतंजलि संस्थापक थे, न्याय के महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल, मीमांसा के महर्षि जैमिनी और वैदेशिक के महर्षि कणाद थे। अशोक के जो भी 5 प्रांत थे, 4 थे, 5वां कलिंग हो गया था। इनकी राजधानियां देख लेंगे। कलिंग की तोसली थी, उत्तरापथ की तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी और अवंती रथ की उज्जैनी थी। और प्राच्य और पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र थी। 5 प्रदेश और 5 की राजधानियां। तो ये रहा है आपका अशोक। अशोक खैर पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट लगते हैं, अशोक के कार्य बहुत अच्छे लगते हैं। अशोक जाने जाते हैं अपने अभिलेखों के माध्यम से, अभिलेख द्वारा किए गए जनता के प्रति उनके कार्य, और अशोक के जो तीर्थ और अध्यक्षों की नियुक्ति की। और अशोक ने बहुत अच्छा कार्य किया, वो था धम्म का प्रचार करना। आज बौद्ध धर्म पूरे विश्व में फैला हुआ है, वो देन किसकी है, वो अशोक की देन है। अशोक ने अपने धम्म महामात्रों के माध्यम से बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसके लिए मैं हमेशा कहूंगी अशोक ने बहुत, मतलब अशोक, मैंने कहा था ना, मैंने अपने प्राइमरी वाले जो इनिशियल स्टेज की जो वीडियोस है उसमें मैंने आपको बताया कि वाई वी आर सेइंग अकबर महान, वाई वी आर सेइंग अशोक महान, एंड वाई वी आर सेइंग सिकंदर महान, बिकॉज ऑफ देयर वर्क। देयर वर्क वाज इनक्रेडिबल, देयर इज नो मेनी एनी ऑप्शंस ऑफ देयर वर्क। सो इन इनक्रेडिबल वर्क के लिए इनको महान कहा जाता है। तो इसलिए अशोक को महान कहना कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ इतना ही कहूंगी, इसको अच्छे से पढ़िए। अशोक से एक आध दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। जो कुछ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अच्छे से पढ़ाई के नोट्स बनाइए। तब तक के लिए नमस्कार। गुप्त वंश पर चर्चा करेंगे, ठीक है। गुप्त वंश पर चर्चा करने से पूर्व मैं एक बात आपको गुप्त वंश के बारे में बताऊं कि मौर्य या मौर्यता के पतन, मतलब जो मौर्य साम्राज्य है उसके पतन के बाद जब मौर्यता काल, इसके पैरेलल जब गुप्त वंश की स्थापना हुई, तो गुप्त वंश के जो राजा थे उसमें आप एक चीज बहुत कॉमन मानेंगे, जितने भी राजा है वो बड़ी भारी भरकम उपाधियां धारण कर रहे हैं। अच्छा, ये भारी भरकम उपाधि धारण करने का उद्देश्य क्यों रहा है? क्यों राजा इतनी परम भट्टारक, महाराजा धीराज, ठीक है, इस टाइप की उपाधि धारण करें? देखिए क्या होता है कि जब राजा अपने आप को कॉमन पीपल से अलग करना चाहता है, तो वो अपने आप को, इलाहाबाद की लैंग्वेज में बोलते हैं भौकाली, अपने आप का भौकाल बनाना चाहता है, तो शब्दों की गरिमा को अन्य जनजीवन से वो ऊपर उठाने का प्रयत्न करता है। यही कार्य गुप्त काल के शासकों ने किया। गुप्त काल शासकों ने भरी भारी भरकम उपाधि धारण करके अपने आप को कॉमन पीपल से अलग किया और ये बताया कि हम देखो क्या है, देवताओं से उत्पन्न है, ये देवताओं के प्रतिनिधि हैं और हम आए हैं आप पर शासन करने, जिससे लोग उन्हें क्या करें, लोगों से एक्सेप्टेंस उनकी क्या हो जाए, बढ़ जाए। लोग उन्हें एक्सेप्ट करने लगे कि वो राजा हैं, उनकी बात मानना मतलब ईश्वर की बात मानना है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट आया था गुप्त काल में, ये आप एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब धीरे धीरे करके गुप्त वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। कह रहा मौर्यों के पतन के पश्चात श्री गुप्त महाराजा की उपाधि धारण की। देखो अब पहले आपको दिख गया गुप्त वंश में एक राजा श्रीगुप्त था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। तो मौर्यों के पतन का श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में गुप्त राजवंश की स्थापना की। ठीक है, तो गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं जो आपका एग्जाम है इसमें इतिहास से, मैंने पिछली बार के क्वेश्चन देखे तो इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन की संख्या बहुत अधिक मुझे नहीं दिखी, लेकिन हाँ इतिहास से क्वेश्चन रहे। हो सकता है कि इस बार इतिहास से प्रश्न बढ़े, तो उसी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर उसी को संज्ञान में लेते हुए मैं आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करिए जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। तो आप एकदम मत सोचिएगा इतिहास से पिछली बार तो क्वेश्चन पूछे नहीं गए, इस बार इतिहास पढ़ने का क्या मतलब है, क्या पढ़ा जाए, ज्यादा पढ़ेंगे तो कोई काम नहीं चलेगा। हो सकता है इस बार इतिहास संख्या, जो मुझे लग रहा है मेरा प्रेडिक्शन है, इस बार इतिहास विषय से जो क्वेश्चन की संख्या है वो बढ़ेगी। और प्रीवियस ईयर जो भी 3, 4, 5 एग्जाम्स आपके हुए उसको देखते हुए भी जो पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो हर एक पॉइंट पर आपसे हम डिस्कशन कर रहे हैं, और साथ साथ में फैक्ट के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी मैं बता रही हूँ, जिससे कहीं ना कहीं आपको एक चीज ईजी रहेगी, वो है टिक लगाना। गोला भरने में आपको आसानी होगी। अगर आप कोई पॉइंट्स भूल गए हैं तो आप एलिमिनेटेड मेथड लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। इसलिए हम लोग कंसेप्ट के साथ फैक्ट भी ले रहे हैं,
इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी टीम के द्वारा, मेरे द्वारा, हमारा कोर्स लेने पर पीडीएफ के द्वारा आपको मिलेगा। साथ ही साथ में मैं जब हिस्ट्री करवा दूंगी, फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज करवाऊंगी। उसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी बैक ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो सारे एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। अगर लर्न है तो टिक लगाएंगे, नहीं लर्न नहीं याद आ रहा तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, बट क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि मेरे द्वारा इतिहास में हर एक पॉइंट्स पर जो कि आपके एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है चर्चा की जा रही है, उसमें आप एकदम निश्चिंत रहिए। हमारी टीम पर विश्वास रखिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। आप मेहनत करिए, हम आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे कि कैसे आपको करना है, और मैं आपको कह सकती हूँ कि डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश एवं बिहार, क्योंकि गुप्तकालीन अधिकांश मुद्राएं यहीं से प्राप्त हुई। तो गुप्तकालीन जो मुद्राएं हैं वो कहाँ से मिली है? यूपी से मिली है और बिहार से मिली। तो ऐसा कहा जा रहा है ये यूपी और बिहार में जो मुद्राएं मिली है, ये इनका प्रारंभिक मतलब जो इनका प्रारंभिक राज रहा है वो यही रहा है। ठीक है, गुप्त वंश का इतिहास। अच्छा, गुप्त वंश के इतिहास जानने के स्रोत कौन से? ठीक है, अगर हम स्रोत के रूप में देखें तो साहित्यिक साक्ष्य, अभिलेख के साक्ष्य और विदेशी यात्री के विवरण। साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं, अभिलेख भी मिले हैं और विदेशी विवरण भी मिले हैं। इन तीनों को मिला के जब हम पढ़े तो गुप्त वंश का इतिहास हम समझ सकते हैं। साहित्यिक स्रोतों में कौन कौन से स्रोत है? वायु पुराण, मत्स्य पुराण, कालिदास की रचनाएं और मुद्रा राक्षस। ये साहित्यिक स्रोत है जिससे गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ में आर्य मंजूश्री, मूल कल्प और वसुबंधु चरित में हमको गुप्त वंश की जो वंशावली है, गुप्त वंश साम्राज्य के बारे में जानकारी मिली। विदेशी विवरण के रूप में अगर हम देखें तो फायान आया था, ह्वेनसांग और अरबरूनी, इनसे कहीं ना कहीं हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, उनके शासकों के बारे में, उनके शासकों के कार्यकलापों के बारे में जानकारी मिलती है, उनके प्रशासन के बारे में जानकारी। अच्छा, समुद्रगुप्त डिस्कशन से पहले मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठे थे। उनके द्वारा किए गए कार्य बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा को लेकर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको मैंने बहुत इसमें एड ऑन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अब सीधा सीधा हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम आप समझ लीजिएगा, इसके बाद गद्दी पर बैठा है। उसके बाद हम लोग समुद्रगुप्त पर डिस्कशन करते हैं, जो आपकी परीक्षा को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। ये 350 से 335 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे हैं। परिचय की अगर बात करें तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के प्रारंभिक में भाग के चौथे श्लोक में उत्तराधिकारी के रूप में उनका वर्णन मिलता है। ठीक है, इसने आर्यव्रत कौन था? जो उत्तर भारत के राज्य थे उनको आर्यव्रत बोलते थे, कि 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। देखो मतलब आर्यव्रत मतलब उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीते और अपने साम्राज्य में मिलाया। अब देख लीजिए कितना वो महत्वाकांक्षी शासन रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण शासन रहा है। जबकि दक्षिणाव्रत के 12 राज्यों, क्वेश्चन आता है उत्तर आर्यव्रत के कितने राज्यों को उन्होंने मिलाया, तो आप ध्यान रखिएगा 9, और दक्षिणाव्रत के कितने राज्यों को मिलाया, तो आप याद रखिएगा 12 राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला दिया। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। क्वेश्चन आता है भारत का नेपोलियन किसे कहा गया, तो समुद्रगुप्त को कहा गया। किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने। इन्हीं युद्धों में प्रयोग की गई नीति को प्रश्नोद्धरण की संख्या दी गई। प्रश्नोद्धरण की नीति उसने अपनाई थी। तो ये उनके जो युद्ध है उसमें एक नीति अपनाई थी जिसे प्रश्नोद्धरण की नीति कहते हैं। कई सिक्कों पर समुद्रगुप्त में को कांच के नाम से की भी संख्या दी गई। देखो कई सिक्कों में कांच का उल्लेख किया गया, तो ऐसा कहा जाता है हो सकता है समुद्रगुप्त कोई भाई कांच रहा हो, उसका उल्लेख है, या फिर कहा गया कि हो सकता है समुद्रगुप्त ही कांच रहा हो, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नेम रहा हो, या उसकी संज्ञा दी गई। दरबारी कवि मुख्य रूप से देखें तो हरिशेन से क्वेश्चन आता है, हरिशेन किसके राज कवि थे या किसके दरबार के कवि थे, तो आप कह सकते हैं समुद्रगुप्त थे, जिसने इलाहाबाद के प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया है। तो इलाहाबाद का जो प्रशस्ति लेख है समुद्रगुप्त का, जो किसने लिखा है? हरिशेन ने, जिसमें कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त की जितनी भी विजय है उनका वर्णन किया गया। समुद्रगुप्त द्वारा चलाई गई 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं का वर्णन मिलता है। गरुड़ सर्वाधिक, धनुर्धर, परशु, अश्वमेघ, वीणा वादन और व्याघ्र हंता। अब जो 6 प्रकार की मुद्रा मिली उनके नाम क्या है? पहला गरुड़ है जो कि सर्वाधिक मात्रा मिला है, दूसरा है धनुर्धर, तीसरा है परशु, फिर है अश्वमेघ, वीणा वादन और व्याघ्र हंता। वीणा वादन की बात करें तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसा शासक है जिसको वीणा हाथ में ले हुए दर्शाया गया है सिक्कों में, तो आप कह सकते हैं समुद्रगुप्त। अच्छा, वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया, तो इससे पता चलता है कि उसकी आर्ट में रुचि थी। ठीक है, आर्ट में रुचि थी, कला में रुचि थी, और वो स्वयं क्या बजाता था? वीणा बजाना पसंद करता था। संपूर्ण गुप्त वंश में केवल समुद्रगुप्त के लिए ही स्वराज्य क्षेत्रता विरुद्ध
सर्वराज्योच्छेता विरुद्ध का प्रयोग किया गया। तो सर्वराज्योच्छेता विरुद्ध कौन था? हमारे समुद्रगुप्त थे। ठीक है, श्रीलंका के राजा जो थे मेघवर्मन, उस समय समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी। प्रमाण चीनी स्त्रोत से, चीनी स्त्रोत से पता चलता है एक शासक था श्रीलंका पे मेघवर्मन, उसने किससे परमिशन मांगी? परमिशन मांगी इसे समुद्रगुप्त से कि क्या मैं गया में एक बौद्ध मंदिर बनवा सकता हूँ। ठीक है, अब जो समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रामक भी रही है और विस्तारवादी भी रही। आप देख ही सकते हैं, मैंने बताया ना, आर्यवर्त को लेकर जो भी इनकी नीतियां रही हैं और दक्षिणवाद को लेकर जो भी नीतियां रही। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने इसे अपने क्या मिलाया? अपने साम्राज्य में मिलाया। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था क्योंकि इसके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर इसका वीणा बजाते हुए चित्रों को दर्शाया गया। जैसे कि मैंने बताया था कि वो हो सकता है क्या, किसका प्रेमी रहा हो? कला का प्रेमी रहा हो, तभी वीणा बजाते हुए इसे दर्शाया गया है। अब बात करते हैं, इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जो 375 से 415 ईस्वी तक रहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त की उपाधि धारण की एवं देवगुप्त प्रथम भी कहा जाता। अब इसकी भी उपाधि देख लो, देवगुप्त। ठीक है, इसने रुद्रसेन की मृत्यु के बाद वाकाटक राज्य को अपने में मिलाकर उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। ठीक है, द्वितीय राजधानी अगर पूछा जाए तो उज्जैन होगी। वैवाहिक संबंधों में अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला प्रथम शासक था। वैवाहिक संबंध, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप उसने बनाए और उसी के तर्ज पर अपने साम्राज्य का क्या किया? उसने विस्तार किया। ठीक है, उसने मालवा गुजरात के शक शासकों को पराजित किया और शक विजय के संदर्भ में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसलिए चंद्रगुप्त को क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं, और साथ ही इसको क्या कह सकते हैं हम? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए, जो विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय है जिन्होंने ये उपाधि धारण करी। कब धारण किए? जब उन्होंने क्या किए? शकों पर विजय प्राप्त किए, जो कि मालवा और गुजरात में थे। ठीक है, वो ये गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए। तो गुप्त काल में चांदी के सिक्के चलाने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन था? चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था? आएगा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे करके ऑप्शंस आएंगे। तो कंफ्यूज मत होइए। अगर बहुत ही नजदीक अगर वो जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए और उसके ऑप्शन बहुत नजदीक बनाए, तो आप याद रखिएगा कि चांदी के सिक्के जारी करने वाला जो गुप्त वंश का पहला शासक था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त सेकंड था, जिसको गुप्त काल में रूपक कहा गया। क्या कहा गया? रूपक। और स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा गया? दिनार। क्वेश्चन पूछा था तो स्वर्ण सिक्के क्या कहलाते हैं? तो दिनार। चंद्रगुप्त द्वितीय के मेहरौली लौसम से ज्ञात होता है कि उसने बंग देश के बहालिक संभवतः हिंदुकुश पर्वत पर विजय प्राप्त की। अब देखो, मेहरौली से पता चलता है कि उसने बंग देश पर विजय प्राप्त की, और इसी समय चीनी यात्री फाहियान कब आया था? भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, ये प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक में विजेता था। शकों को हराने के बाद शकारी की उपाधि थी। शक मैंने अभी बताया था, शकों को हराया उसने, गुजरात और मालवा वाले। और साथ में याद रखेंगे परम भागवत की उसने उपाधि धारण करी। चंद्रगुप्त ने कला और साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक चीज आप और देखते हैं कि जो गुप्त काल है उसे स्वर्ण काल कहा जाता था, किसी न किसी संदर्भ में कहा जाता था। तो इस काल में प्राचीन काल को स्वर्ण युग कहा जाने लगा। ठीक है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाने लगा। सती प्रथा का भी प्रथम अभिलेख साक्ष्य मिल जाता है इसी टाइम में, जो कि एरन अभिलेख का था। एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री ने सती होने का प्रमाण मिला, जो 5 से 10 ईस्वी का है। तो मतलब एरन अभिलेख से अगर पूछा जाए तो प्रथम अभिलेख प्रमाण कौन है जो सती प्रथा का उल्लेख करता है? तो एरन अभिलेख है। ठीक है, 510 ईस्वी का। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कौन कौन थे देखते हैं। कालिदास थे, वो प्रमुख नवरत्न थे। जो धन्वंतरी थे वो चिकित्सक थे बाय प्रोफेशन। बारहमीर जो थे वो खगोल शास्त्री थे और ज्योतिषी थे। अमर सिंह थे कोशकार। छपड़क जो थे वो फलित ज्योतिषी थे। शंकु जो थे वो वास्तुकार थे। वेताल भट्ट जो थे वो जादूगर थे। घटकपर्ण जो थे वो कूटनीतिज्ञ थे। और वररुचि कौन थे? व्याकरणाचार्य। क्वेश्चन कई बार मालूम है कौन सा आया? एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ठीक है, ये कौन थे? एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ठीक है, और ज्यादातर जो है वेताल भट्ट पूछे गए। इन क्वेश्चन को संख्या अधिक है कि ये मतलब इनका प्रोफेशन क्या था। अगर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो कुमारामात थे, पदाधिकारियों में सर्वश्रेष्ठ था। ठीक है, कुमारामात। ठीक है, हरिशेन समुद्रगुप्त संदेह विग्रह, जबकि वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का संदेह विग्रह था।
अगर पूछे समुद्रगुप्त का संधि विग्रह कौन था, तो हर्षण था। हर्षण की प्रयाग परिषद थी, मैंने अभी आपको बताया, जिसने समुद्रगुप्त की विजयों का उन्होंने वर्णन किया है। जबकि वीरसेन कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह था। ठीक है, प्रांतीय प्रशासक के मुखिया को उपरी कहते थे, वोक्ता कहते थे, भोगपति आदि नामों से पुकारते थे। जो किसका शासन देख रहा था, प्रांत का शासन। प्रांत का जो शासन देखा तो उपरी, वोक्ता और भोगपति कहलाता था। जिला भी थे, जिला जनपद, जिला जनपद, जिला या जनपद को विषय कहा जाता था। जो जिला था वो विषय कहा जाता था, जिसका प्रधान अधिकारी कौन था, विषयपति था। ठीक है, अब देखिए कुमारा मात्र जो थे वो मेन पदाधिकारी थे, मेन वर्ग था। वो ज्यादातर आपको देखना होगा जो भी राजकुमार होते थे उनको ये पद दिया जाता था। उसके बाद प्रांत था, जिसका उपरी वोक्ता भोगपति था। फिर जिला आएगा, जिसे विषय कहते हैं, जिसका प्रधान कौन था, विषयपति। फिर ग्राम आता था, जो सबसे छोटी इकाई थी, इसका प्रमुख कौन था, ग्रामिक। कौन था, ग्रामिक। गुप्त काल में ही प्रथम बार नगरों ग्रामों में स्थानीय शासन का विकास किया गया। मतलब अभी तक देखो, अभी तक ये जो लोकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नहीं हुई थी ग्रामों में या नगरों में। तो नगर और ग्रामों में अगर लोकल गवर्नमेंट देखें, लोकल गवर्नमेंट कब स्टैब्लिश हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि इस काल में हो रही है। और ग्राम सभा को वास्तविक आधार मिला। ग्राम सभा जो आज वाली है पंचायत, ठीक है, जब पॉलिटी पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से अनुसूचियों में क्या क्या है। पाटलिपुत्र में विनिमय का माध्यम क्या था, कौड़ी थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो भी महत्वपूर्ण चीजें गुप्त वंश पर रही है वो हमने एक एक करके आपको डिस्कस कर दिया है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन जो है परीक्षा उपयोगी है। आपको बहुत ज्यादा मैटर नहीं दिया जा रहा, बहुत अधिक, जिससे कि आप परेशान हो जाए इसको कैसे लर्न करना है। ये करने के बाद जब हम लोग क्वेश्चन आंसर की सीरीज करेंगे तो आपको और भी चीजें समझ में आएंगी। बस मैं कहूंगी कम से कम वीडियो को 2 बार देखिए, समझिए कि क्या क्या चीजें, जो चीजें समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर उसका आंसर दूंगी और एक एक चीजें बताऊंगी। और एक दिन आप कमेंट सारे करेंगे, उसका मैं एक सेशन ले लूंगी। उस सेशन में जो भी आपकी डाउट्स है हिस्ट्री को लेकर वो हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और गुप्तोत्तर काल पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं बस इतना ही कहूंगी, आप धीरे धीरे अपने सिलेबस को कवर करते रहिए। हमारी टीम पर आप एकदम पूरा ट्रस्ट करिए। टीम जो भी काम कर रही है वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा समय समय पर, आप उसी मार्गदर्शन से चलते रहिए, आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आप ये गुप्त वंश को पढ़िएगा और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गुप्तोत्तर काल पर चर्चा करेंगे। इसी क्रम में हम लोग इतिहास में और आगे बढ़ेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। बस इसे और इससे पहले वाली वीडियो को भी अच्छे से देखिए, जो समझ में ना आए आप कमेंट करिए। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।